आज का पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के हमारे गेस्ट हैं इंडिया के लीडिंग एंजल थेरेपिस्ट मिस्टर कल्याण कुमार जैन सर। और जैसे कि उनके काम से वो समझ आ रहा होगा लोगों को कि वो एंजल्स की मदद से हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसका गाइडेंस देने का काम करते हैं। तो मुझे उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया मुझे ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते टाइम। एंड आई होप कि तुम लोगों को भी, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, जो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे देखेंगे, उन्हें भी उतना ही अच्छा लगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर तुम में से किसी भी लोग को कल्याण सर के साथ कांटेक्ट करना हो तो उनके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो प्लीज़ चेक इट आउट। और बिफोर दैट एंड बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, let's jump into the conversation with none other than India's leading angel therapist Kalyan Kumar Jain sir. Hello Kalyan sir, welcome to the show और thank you so much for being here, being so kind and gracious कि आप यहाँ पे आए और हम आज बात कर रहे हैं इस बारे में। Thank you Ankit for inviting me, the light bringer. Let's bring some light into the lives of all the people we touch today. Okay, so the first question would be, sir, very basic, you might have answered it number of times, but what is angel therapy? What is angel therapy? Okay, angel therapy जैसे मैंने पहले भी कहा है, it's a western word. दोनों words western है, लेकिन इसको हमने पूरी तरह से इंडियनाइज कर लिया है। तो angel therapy का मतलब है कि एंजल्स के द्वारा, अपने आसपास के फरिश्तों के द्वारा, अपने आसपास जो ईश्वर के स्वरूप है उनके द्वारा टाइमलाइन लेना, गाइडलाइन लेना, ऑप्शंस लेना और अपने जीवन को सुधारना। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने प्रश्न की टाइमलाइन मिल जाती है, आपको अपने प्रश्न की गाइडलाइन मिल जाती है कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ऑप्शंस मिल जाते हैं कि अगर आप ये करोगे तो ऐसे होगा और ये करोगे तो ऐसे होगा। तो एक जहाँ पर बाकी सारी चीज़ों में सिंगल या उतना ही नैरो प्रेडिक्शन होता है, एंजल थेरेपी में आपको थोड़ा वास्ट चॉइसेस मिलते हैं। यानी आप उन चॉइसेस में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो जो आपको उस समय ठीक लगे, उस चॉइस को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। सो एंजल थेरेपी एक एनर्जी हीलिंग टूल भी है, एंजल थेरेपी एक ऑरा क्लीनिंग टूल भी है, एंजल थेरेपी उस ऊर्जा का माध्यम है जिस ऊर्जा से तुम अपने जीवन को सुधार सकते हो, अपने जीवन में वो अपॉर्चुनिटी, वो मौके ला सकते हो कि एक सुंदर सुखमय जीवन अपना बन सके और उसको हम अच्छी तरह से जी सकें। ओके सर, ये आपने बात की टाइमलाइन, ऑप्शंस और एक चीज़ और के बारे में, तो ऑप्शंस, टाइमलाइन और गाइडलाइन। तो उस एक एग्जांपल के साथ इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? ज़रूर एक एग्जांपल दूंगा। जैसे अभी समझो तुम मेरे पास आए और तुमने मुझे ये सवाल पूछा कि सर मुझे जानना है कि मैं अब्रॉड ये जॉब के लिए जाना चाहता हूँ और मैं अब्रॉड जाके सेटल होना चाहता हूँ। तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या मैं अब्रॉड जा सकता हूँ और नहीं जा सकता हूँ। तो हम सबसे पहले तो वो देखेंगे गाइडलाइन कि तुम्हारे एनर्जी ग्रिड के हिसाब से तुम्हारी जो शारीरिक एनर्जी है, जिसको हम ऑरा और ऊर्जा कहते हैं, वो इस जन्म में अब्रॉड जाने के लिए बनी है कि नहीं बनी है। ज़रूरी नहीं कि सभी लोग अब्रॉड जाते हैं, कोई जाते हैं, कोई नहीं जाते, कोई जाकर वापस आ जाते हैं, कोई वहाँ पर जाकर सेटल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम तुम्हारे ऑरा को स्टडी करके ये पता लगाते हैं, ग्रिड बना के, एनर्जी का ग्रिड बना के, कि तुम अब्रॉड जा सकते हो या नहीं। अगर नहीं जा सकते तो वो प्रश्न वहीं पर ख़त्म हो गया। अगर जा सकते हो तो भी कौन सी दिशा में जाना है, यानी कौन से देश में जाना है, तो उसके लिए तुम मुझे ऑप्शंस देते हो। ऑप्शंस तुम्हारे पास से आने चाहिए, मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा, एंजल्स ऑप्शंस नहीं देंगे। तो तुम मुझे बताओगे कि सर कनाडा, यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री है। अभी उन चारों कंट्री के ग्रिड बनेंगे, उनमें तुम्हारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मुझे जो कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं लूँगा। मैं मेरे एनर्जी टूल्स यूज़ करूँगा, कार्ड्स यूज़ करूँगा, लैब्रिंथ यूज़ करूँगा, पेंडुलम्स यूज़ करूँगा, अलग अलग तरह के जो मेरे पास कार्ड डेक्स हैं, चार्ट्स बनेंगे, ग्रिड्स बनेंगे, दशा, दिशा और कर्म का आपका ग्रिड बनेगा, कार्मिक थेरेपी का कैलकुलेशन होगा, और इन सब चीज़ों के माध्यम से एनर्जी का कैलकुलेशन होकर ये पता चलेगा कि भाई यूके जाने के चांसेस 90% है, यूएस जाने के चांसेस 85% है, ऑस्ट्रेलिया जाने के चांसेस 100% है, और सपोज तुमने चौथा लिया था कनाडा, उधर जाने के चांसेस 50% है। तो ये तुमको तुम्हारे चॉइस मिल गए। तुमने 4 देशों के नाम लिए और चारों देशों के एनर्जी के कैलकुलेशन से
तुम्हारा 1 2 3 करके तुम्हारे पास 3 ऑप्शन आ गए। इसका मतलब तुम अपना समय बर्बाद नहीं करते हो कि मुझे कहाँ पर जाना है, क्योंकि तुमको एनर्जी ने गाइडलाइन दे दिया कि इस जन्म में तुम्हारी रोजी रोटी या तुम्हारा कर्म या तुम्हारा धर्म उस देश में लिखा है। और ये कितनी अच्छी बात है कि अगर हमें कोई ऐसा गाइडेंस दे देता पहले कि भाई कल्याण कुमार जैन तुमको तो एंजल थेरेपी और हीलिंग के ही काम करने हैं, तो शायद मैं बाकी के काम इतने 15-20 साल और नहीं करता। लेकिन चलो, अपनी अपनी एक जर्नी है। ये हो गया तुम्हारा गाइडलाइन का बात जी। उसके बाद में आता है टाइमलाइन। टाइमलाइन का तुमने मुझे पूछा कि ये एक एग्जाम्पल देकर समझा दो। टाइमलाइन का मतलब है कि अभी हम टाइम देखेंगे कि इस साल में ये तुमको 2 मौके मिल रहे हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी वॉर्टेक्स। एनर्जी वॉर्टेक्स का मतलब है कि एक खिड़की खुल रही है, एक ऐसा वॉर्टेक्स खुल रहा है जिसमें तुम्हारा जाना आसान हो जाएगा। तुम्हारा पासपोर्ट जल्दी बन जाता है, वीज़ा के पेपर्स जल्दी अप्रूव हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट जल्दी हो जाता है, जो भी कुछ तुमको पेपर वगैरह करना, इट इज़ ऑल वेरी स्मूथ एंड एफर्टलेस, बहुत फास्ट हो जाता है। और एक ऐसा होता है कि जब तुम्हारा समय, तुम्हारी दशा ही ठीक नहीं है, उस समय तुम धक्के खा कर भी करोगे तो एक पासपोर्ट बनने के लिए भी इतना टाइम लग जाएगा, वीज़ा मिलने के लिए भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा टाइम लाइन। और हर एक के जीवन में एंजल थेरेपी के द्वारा किसी भी प्रश्न के लिए कम से कम 2-3 टाइमलाइन तो मिल ही जाते हैं। जैसे अगर तुमने बोला कि मेरी बहन की शादी कब होगी या मेरी शादी कब होगी, तो तुम्हारी शादी का भी टाइमलाइन मिल जाएगा कि भाई 2024 में और 2025 में ये 3 खिड़कियां खुल रही हैं और ये 3 वॉर्टेक्स है, इन तीनों में शादी होने का योग है, जो एस्ट्रोलॉजी भी बताती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी अपना कैलकुलेशन करके बताती है तुम्हारे जन्म तारीख पर और तुम्हारी लग्न पत्रिका वगैरह चेक करके। यहाँ पर एंजल्स तुमको वो विंडो खुद एनर्जी के हिसाब से बता देते हैं। तीसरा तुम्हारा है ऑप्शंस का भाग। ऑप्शंस मैंने बता दिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। तुमने 4 कंट्री का पूछा, चारों का एनर्जी कैलकुलेशन आ गया। अभी चारों का एनर्जी कैलकुलेशन आने के बाद ऑप्शन का मतलब ये है, यूके में जाओगे तो कितनी ग्रोथ है, कनाडा में जाओगे तो तुम्हारी कितनी ग्रोथ है, यूएस में जाओगे तो कितना तुम्हारा लक, प्रॉस्पेरिटी तुमको फेवर करेगा, और फाइनली ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो कितना होगा। यानी चारों देश का वापस वो कैलकुलेशन होता है। तो एक प्रश्न के 4-5 सब क्वेश्चन को लेकर तुम्हारा पूरी तरह से अब्रॉड जाने का जो एक चार्ट बनता है, उसमें से तुमको अच्छी तरह से एंजल्स गाइड कर देते हैं। और ये 99% ऑफ द टाइम्स आपके लिए सही निकलता है, प्रोवाइडेड योर क्वेश्चन इज़ प्रॉपरली आस्क्ड। तुमने सवाल सही ढंग से किया है, इंटेग्रिटी से किया है, इंटेंशन से किया है और इंटरेस्ट से किया है। इंटरेस्ट से मेरा मतलब है टाइम पास नहीं कर रहा, तुमको जाना ही नहीं अब्रॉड और तुम ऐसे सवाल करते रहोगे तो फिर बात मतलब नहीं, तो फिर तुम तुम्हारे पैसे भी बर्बाद कर रहे हो, समय भी बर्बाद करो। ये मेरा बहुत ही लंबा चौड़ा मैंने तुमको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है। तो आपने बोला सर कि उस कंट्री का एनर्जी भी आप देखते हो। एग्जैक्टली। तो हाउ डू यू कैलकुलेट कि इस कंट्री का मेरे रिस्पेक्टिवली और मेरे रिगार्ड्स में क्या उसका एनर्जी होता है? भाई वो तो मेरी सीखी हुई कला है। आज नहीं वो आज तो नहीं बताऊंगा मैं, जब कभी मुझे ट्रेनिंग देनी होगी, जब मुझे एंजल्स गाइड करेंगे, तब जब कभी ट्रेनिंग दूंगा तब वो कला भी सिखा दूंगा। क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि आज के इस माहौल में, आज के इस युग में आइडियाज़ का बहुत ही महत्व है। आइडियाज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हम अगर अपनी सारी आइडिया एक ही बार में सबको बता देते तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर वो तो मैं सोचता हूँ थोड़ा मैं इसमें एंजॉय कर लूँ, थोड़ा लोगों को हेल्प कर लूँ, थोड़े पैसे बना लूँ, थोड़ा अपना करियर बना लूँ, और अच्छी तरह से बाद में जब कभी मुझे सिखाना, एक्सप्लेन करना है, ऊपर वाले की जब मर्जी होगी, तब वो भी बता दूंगा कि कैलकुलेशंस कैसे कर रहा था और ये कैसे हुआ। सर आप ये कब से कर रही है? अब 15 साल पूरे होने आए हैं। Yes, 15 years of my life I've dedicated to this. And how do you stumble upon this? How did you stumble upon this? That's a very good word. I like it, Ankit. How did I stumble upon this? Yes, I actually stumbled upon this. बस हर एक के जीवन में एक ऐसा माहौल आता है जब वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि वो कर क्या रहा है, वो जी क्यों रहा है, उसका लाइफ पर्पस क्या है, उसके अस्तित्व का कारण क्या है। तो ऐसा ही कुछ, ऐसा नहीं कि मैं अपने अस्तित्व का कारण ढूंढ रहा था, ये तो मुझे पता था कि मैं टीचर हूँ, बॉर्न कम्युनिकेटर हूँ, और मुझे बात करनी है, लोगों को समझाना है, सिखाना है, काउंसलिंग करनी है, कोचिंग करनी है, साइकोलॉजी करनी है, ये तो मुझे पहले से पता ही था। एंड आई हैव बीन अ टीचर सिंस द एज ऑफ 14। जब से मेरे पिताजी गुजर गए थे तब से ट्यूशन्स लेना, क्लासेस चलाना, हॉस्टल करना, बोर्डिंग स्कूल चलाना, मैं और मेरी वाइफ अच्छी तरह से सब कर रहे थे।
लेकिन एक माहौल ऐसा आया कि जब मुझे उस चीज़ से भी बहुत ही मैं ऊब गया था पूरा। और जब एक काम से ऊब जाते हो, उसमें जब पैशन, इंटरेस्ट, उसके अंदर की जो इंटेंसिटी जब ख़त्म हो जाती है, तब सोचने लगते हैं कि अभी क्या, व्हाट नेक्स्ट। और बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा, जो लोग क्रिएटिव हैं, जिन लोगों को एम्बिशन के साथ साथ, पैसे के साथ साथ, काम के साथ साथ अपने सेटिस्फैक्शन और अपने क्रिएटिविटी का भी जिनको काफ़ी हद तक एक नॉलेज है, वो अपने आप को ये सवाल बार बार पूछेंगे कि मैं अभी नेक्स्ट टर्न ऑफ इवेंट्स के लिए, नेक्स्ट ट्रिप के लिए या नेक्स्ट डिकेड के लिए अपने आप को और कैसे ऊपर लाऊं, हाउ कैन आई बिकम मोर बेटर। तो व्हेन यू से स्टम्बल्ड अपॉन, तो एक ऐसा समय आया था ज़िंदगी में जब आई वॉज नॉट श्योर व्हाट आई वांटेड टू डू एंड आई वाज आस्किंग फॉर हेल्प। एंड एज आई वॉज आस्किंग फॉर हेल्प, तो मैं ये एनर्जी से कनेक्ट हो गया। और मैं जहाँ पर पहले रहता था माहिम में, वहाँ पर एक सेंट माइकल चर्च है जो बहुत ही फेमस है, जहाँ पर बुधवार के नवीनास भी होते हैं। बुधवार के जो उनके मास होते हैं, प्रेयर्स होते हैं, उनको वेडनेसडे नवीना बोलते हैं। तो वहाँ से मैं गुजर रहा था, तब मुझे कुछ ऐसे कुछ विजन्स और विजुअलाइजेशंस आने लगे, जैसे कोई मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा है। और वो मेरा सबसे पहले एंजल्स से एक कनेक्शन था, वेयर आई स्टम्बल्ड अपॉन अ बीइंग कॉल्ड आर्कएंजल माइकल। जो क्रिश्चियनिटी में आर्कएंजल माइकल का बहुत ही महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है, आप उसको आराम से गूगल कर सकते हो। वो एक हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट विद इन 1 वीक मेरे हाथ में कहीं से तो कार्ड डेक आ गया। मैं कोई मॉल में घूम रहा था और कोई एक अपना स्टॉल वगैरह लगा था, एग्जीबिशन भी चल रहा था, तो वहाँ पर एक कार्ड डेक मेरे हाथ में आ गया। वो कार्ड डेक लेकर जब मैं रात को घर पे गया, तो मैं ऐसे ही उससे खेल रहा था जैसे ताश के पत्तों से खेलते हैं। इनफैक्ट शेखर सुमन जी ने मेरे काम के बारे में कहा भी है कि ताश के पत्तों के द्वारा आपकी ज़िंदगी बदली जा सकती है। तो मैं भी उनको ताश के पत्तों के द्वारा ही खेल रहा था। और खेलते खेलते 1 के 2 बज गए, 2 के 3 बज गए। और रात के 3 बजे के बाद जब मैं उन कार्ड्स से खेल रहा, तो अब नहीं बोलूँगा, लेकिन उन कार्ड्स को रीड कर रहा था, उनके मेथड को समझ रहा था, अलग अलग ग्रिड बना रहा था कार्ड्स के, तब मुझे वापस एक बार आर्कएंजल माइकल का विजन आया। स्ट्रॉन्ग सेंसेशन हुआ बॉडी में, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मुझे ऐसी फीलिंग हुआ कि कोई मेरे से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्लेयर ऑडियंस बोलते हैं। क्लेयर ऑडियंस यानी किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इस फील्ड में गया, बाद में मुझे ये भी पता लगने लगा कि लेफ़्ट से अगर आवाज़ें सुनाई दी तो वो कोई डेड पर्सन, डिसीज्ड पर्सन, तुम्हारे अपने जो तुमसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। और राइट से कोई हुए तो कोई एंजल्स होते हैं, कोई मास्टर्स होते हैं, असेंडेड मास्टर्स, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बाद में पता चली। और फिर उसके बाद तो फिर देखना ही नहीं था, वो हुआ। और बाद में जैसे जैसे मैं और जगहों से कनेक्ट करते गया, तो आई स्टम्बल्ड अपॉन, जैसे ये बात जो मैंने आपको बताई वो 2008-9 के आसपास की है। बाद में 2013-14 में आई स्टम्बल्ड अपॉन नीम करोली बाबाज आश्रम। पता नहीं, मुझे सपने में बार बार एक फ़ोटो आ रहा था और एक ऐसा चेहरा आ रहा था सामने, और वो बार बार अपना सर खुजा रहे। और मुझे बाद में पता चला कि क्या है ये, कौन है, क्या है। और जब गूगल करने लगा और अचानक कहीं से एक बार मेरे सामने फ़ोटो आया, तो पता चला ये नीम करोली बाबा है। और उनका पहला फ़ोटो जो मेरे घर में भी मैं लेकर आया था नैनीताल कैची धाम, उनके आश्रम जाके, वो भी वही फ़ोटो था जहाँ पर महाराज जी, गुरुजी महाराज जी बोलते हैं उनको, नीम करोली बाबा ऐसे बैठे हैं और ऐसा अपना सर खुजा रहे हैं। तो आज भी मैं जब उनसे, उनके एसेंस से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं बोलते रहता हूँ, महाराज जी क्या सर खुजा रहे हो, मेरा एक प्रश्न है, ज़रा बता तो दो। यानी एक ऐसा एक माहौल हो गया है जब हम एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, व्हेन यू स्टम्बल अपॉन एनर्जीज। फिर ऐसी बहुत सारी एनर्जीज मिली है, और अनेक ऐसी एनर्जीज हैं, काफ़ी मंदिरों में हैं, मस्जिदों में हैं, दरगाह में हैं, चर्च में हैं, गुरुद्वारे में हैं, जहाँ पर भी जाओ, दिस प्लेसेस आर ऑफ एनर्जी वॉर्टेक्स। और अगर आप अवेयर हो, माइंडफुल हो, आपके दिमाग में बैलेंस है, उस टाइम पे अगर आपका माइंड और हार्ट अलाइनमेंट में है, और अगर उस मोमेंट में आप उनको सरेंडर कर देते हो, यू विल डेफिनेटली कनेक्ट विद एनर्जी। लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग राइट नाउ अबाउट, यू कैन सी माई हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड। मैं ये बार बार प्रूव कर रहा हूँ, देखो मेरे रोंगटे एकदम खड़े होते जा रहे हैं। ओके, बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट एनर्जी, आई कैन फील इट, आई कैन सेंस इट, आई कैन परसीव दैट एनर्जी
और ये हम सब में ये क्वालिटी है, लेकिन कलयुग है ना, तो हम दूसरी तरफ भाग रहे हैं और एनर्जी की स्टडी नहीं कर रहे। ना ही एनर्जी की स्टडी कर रहे हैं, ना हम किसी को एनर्जी के बारे में पढ़ाई करने को बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं भाई इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आईटी में चले जाओ, एक्टर बन जाओ, मॉडल बन जाओ, ये करो, शेफ बन जाओ। भैया क्वांटम फिजिक्स की पढ़ाई करो, एनर्जी की पढ़ाई करो, ये जानो कि एक दूसरी भी दुनिया है, मिस्टीरियस वर्ल्ड है। और मैंने मेरी सबसे पहली मैंने मेरी सबसे पहली टैगलाइन भी रखी थी, हीलिंग फॉर द नोन थ्रू गाइडेंस फ्रॉम द अननोन। हीलिंग फॉर द नोन, हीलिंग फॉर द नोन का मतलब है नोन यानी हम, बीमारियां नोन है, हम नोन है इन दिस फिजिकल रेल्म। ये जो अपनी फिजिकल दुनिया है जहाँ पर अपने 5 सेंसेस है, जैसे ये चेयर है, ये माइक है, दिस इज ऑल मैटर, ये दीवार है, ओके, सो दिस इज द नोन पार्ट। सो हीलिंग फॉर द नोन थ्रू गाइडेंस फ्रॉम द अननोन। कोई अननोन है, कोई मिस्ट्री है जहाँ से गाइडेंस मिल रहा है, जहाँ से चैनलिंग हो रहा है, जहाँ से डाउनलोडिंग हो रहा है। जैसे मोबाइल पे डाउनलोड करते हो, वैसे ही तुम वहाँ से भी अपने आप में क्राउन चक्र, अपने जो बॉडी के चक्र हैं, क्राउन चक्र में तुम इन्फॉर्मेशन लेके डाउनलोड करके अपने हार्ट चक्र या अपने थ्रोट चक्र तक लाकर उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं, और ये सारी चीज़ें बहुत आगे बढ़ने वाली है, बिकॉज लोगों के चक्र खुल रहे हैं, लोगों की कुंडलिनी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं। मैं इसको BAMS बोलता हूँ, BAMS, बैलेंस, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, सरेंडर। अगर मैं चाय पी रहा हूँ, मैं उसको भी माइंडफुल होके पीऊँ। अगर मैं माइंडफुल का मतलब है तुम उस मोमेंट में उस चीज़ के प्रति 100% कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हो। और वो तो है नहीं ना आज। आप कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, माँ बाप बेटा बेटी बैठे हैं और खाना ऑर्डर किया, चारों अपने मोबाइल में घुसे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ना ही अपनी डिश भी नहीं देख रहे। यहाँ तक कि पिज़्ज़ा की वो एक स्लाइस या मसाला पापड़ का वो एक पीस खाते खाते भी मोबाइल यहाँ पर है और वो। तो इसको माइंडफुलनेस नहीं बोलते हैं। इसमें तुम्हारी एनर्जी डिसिपेट हो गई, वो जो खाना खा रहे हो वो भी एनर्जी डिसिपेट हो गई है, विजन भी डिसिपेट हो गया है, और तुम्हारी बाकी भी सारी बॉडी की एनर्जी बैलेंस बिगड़ गया है। दिस इज नॉट माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है एक चीज़ पे 100% कॉन्सेंट्रेशन देके काम करना। अवेयरनेस का मतलब है उसके बारे में सचेत होना। जैसे आज अगर मैं बाहर पान वाले के पास गया और मैंने पान खा भी लिया, जो मुझे अच्छा भी लगता है, कभी कभी खाता हूँ, तो मुझे ये अवेयरनेस होना चाहिए कि पान खाकर मैं थूकूं नहीं। वो अवेयरनेस मुझे चाहिए। पान खाना मेरे लिए कोई गुनाह नहीं है, बियर पीना कोई मेरे लिए गुनाह नहीं है, या कुछ और भी करना मेरे लिए गुनाह नहीं है, लेकिन उसको करने के बाद मेरा अवेयरनेस, मेरी सचेत बुद्धि, मेरी चेतना, मेरी कॉन्शियसनेस क्या कहती है। मर्सिडीज में आप जा रहे हो, बॉम्बे पुणे हाईवे ले लो, कोई भी हाईवे ले लो, यमुना हाईवे ले लो, दिल्ली आगरा हाईवे ले लो, मर्सिडीज की गाड़ी में लोग जा रहे हैं और कुछ ना कुछ पी के कैन विंडो से बाहर फेंक रहे हैं। ये माइंडफुलनेस, ये अवेयरनेस नहीं है। तुमको तुम्हारे गाड़ी में कैन पीना, चिप्स खाना, कुछ भी करना, कोई बंदिश नहीं है तुम्हारे ऊपर, लेकिन अपना विंडो रोल करके वही हाईवे पे चिप्स का पैकेट फेंक देना, कैन को फेंक देना, सिगरेट का बट फेंक देना, इसको माइंडफुलनेस और अवेयरनेस नहीं बोलते। और ये अच्छे भले लोग करते हैं। सो ये क्या हो गया? माइंडफुलनेस नहीं, अवेयरनेस नहीं। अब जब माइंडफुलनेस और अवेयरनेस नहीं है तो बैलेंस क्या खाक होगा? बैलेंस तो होगा ही नहीं, क्योंकि माइंड और हार्ट का बैलेंस है नहीं। दिमाग कुछ और सोच रहा है, दिल कुछ और सोच रहा है, शरीर कुछ और कर रहा है, तो आत्मा के ऊपर तो पूरा बर्डन आ गया ना। माइंड बॉडी हार्ट, ओके, माइंड बॉडी हार्ट, दशा दिशा कर्म, ये तीनों मिसअलाइनमेंट में चले गए, बैलेंस नहीं हुआ, उसका बर्डन, उसका वजन आत्मा पे आ गया। और आत्मा पे जब वजन आ गया तब तुम सरेंडर नहीं कर पाते। तब फिर तुम ड्रग्स की सहायता लोगे, ओके, हैवी ड्रिंकिंग की सहायता लोगे, पॉर्न की सहायता लोगे, एक्सेसिव सेक्स, एक्सेसिव फूड, एक्सेसिव स्लीप, सारा तुम्हारा बैलेंस एक्सट्रीम हो जाएगा। बैलेंस नहीं रहेगा, वो एक्सट्रीम हो जाएगा। दिन की 20 सिगरेटें पीना, दिन के दो तीन बार दारू पी लेने, जैसे शाम हुई नहीं अभी तक तो सूरज ढला भी नहीं और शुरू हो गए, तो ये तुम्हारा बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, सरेंडर। अगला सवाल होगा कि हम लोग यंग जनरेशन के लोग हैं और लोगों को लगता है कि ये एनर्जी हीलिंग ये कैसा चीज़ है, ये कोई अप्लाइड साइंस तो नहीं है। क्योंकि जब आपने बताया कि आपका इंटरेस्ट साइकोलॉजी की तरफ भी था, लेकिन साइकोलॉजी को हम लोग मानते हैं कि दैट इज अप्लाइड साइंस। बिना
हम उसको कोई हाइपोथेसिस होता है हमारे पास तो हम उसको प्रूव करते हैं, एग्जैक्टली। और जब तक हम उसको प्रूव नहीं कर पाते तब तक वी डू नॉट रीच टू एनी कंक्लूजन कि ये थ्योरी, ये हाइपोथेसिस सही है या गलत है। एग्जैक्टली। तो हाउ इज इट डिफर और सिमिलर दैट दिस एंजल हीलिंग फ्रॉम साइकोलॉजी और एनी अदर? गुड क्वेश्चन। साइकोलॉजी अलग ही साइंस है, जैसे तुमने बताया, इट्स एन अप्लाइड साइंस, अलग ही चीज़ है। और हीलिंग टोटली अलग चीज़ है। हीलिंग एनर्जी और ऊर्जा को मेजर करने के लिए जो भी अभी साइंटिफिक टेक्निक्स आ रहे हैं और साइंटिफिक टेक्निक्स बनाए गए हैं वो उभर के सामने आ ही रहे हैं। और ये पूरा फील्ड, जिसको पहले हम स्पिरिचुअल फील्ड कहते थे, मेटाफिजिकल फील्ड कहते थे, अभी ये क्वांटम फिजिक्स में इंक्लूड होते जा रहा है और इसकी स्टडी बहुत हो रही है। अब्रॉड के देशों में भी हो रही है, इंडिया में भी हो रही है। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन अंकित, साइकोलॉजी टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। और एंजल हीलिंग या बाकी कोई भी हीलिंग, जैसे अभी मैं 50 मोडालिटीज़ हीलिंग के नाम ले सकता हूँ, लेकिन ये सब हीलिंग है। रेकी एक प्रकार का हीलिंग है जहाँ पर आप हाथ से एनर्जी ट्रांसफ़र करते हो। प्राणिक हीलिंग एक हीलिंग है। क्रिस्टल हीलिंग है। वास्तु साइंस अपने घर की, अपनी स्पेस की हीलिंग है। एस्ट्रोलॉजी भी एक माध्यम से हीलिंग हुआ, क्योंकि वो इंसान के ग्रह नक्षत्र के आधार पर उसके माइंड की क्या पोजीशन है, उसके वेल्थ की, उसके बॉडी की, उसके काम की क्या, और उसके कर्मों की क्या पोजीशन है, वो एस्ट्रोलॉजी अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर सकता है। सो हीलिंग है, अपनी जगह है। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ, एंजल थेरेपी हम जिसको बोलते हैं, उसमें माइंड तो है ही। जैसे माइंड साइकोलॉजी में है, वैसे यहाँ पर माइंड तो इन्वॉल्व है। लेकिन मेरा जो चैनलिंग और डाउनलोडिंग का जो काम है, वो एक प्रैक्टिस के बाद, एक अरसे के बाद उसको फाइन ट्यून किया जाता है, बिकॉज एनर्जी से कनेक्ट होना इजी हो जाता है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे एंजल थेरेपी में वी गेट कनेक्ट टू एन एंजल और वो हमें गाइड करते हैं। तो जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय क्या होता है कि डिस्कनेक्ट हो जाता है एंजल्स के बीच और हमारे बीच, जो फिर से हमें वो रीएस्टैब्लिश करना पड़ता है। जैसे ही तुम जन्म लेकर पृथ्वी पर आते हो, पहले के 3 सालों में तुम्हारी एनर्जी परसीविंग की सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। तुम्हें एंजल्स दिखाई देते हैं, तुम्हें अलग अलग स्पिरिट्स दिखाई देते हैं, तुम्हें अलग अलग तरह के एंटिटीज़ दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारा सोल फैमिली जो स्पिरिट वर्ल्ड में था वो भी दिखाई देता है। लेकिन अभी तुम फिजिकल रेल्म में आ गए हो, तो तुम्हारा स्पिरिचुअल कनेक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाता है। बिकॉज व्हेन यू कम इनटू द ह्यूमन फॉर्म, ये जो अर्थ का फिजिकल एटमॉस्फेयर है, जो डेंस है, जो बहुत ही थिक है, जो बहुत ही गहरा है, वह तुमको अलग वाला जो तुम्हारा स्पिरिचुअल डायमेंशन है उससे कनेक्ट नहीं कर पाता, बिकॉज ऑफ द रेल्म्स। देयर आर सेवरल रेल्म्स। अभी रेल्म्स को मैं हिंदी में कैसे समझाऊँ, एक अलग अलग लेवल्स है, एक अलग दुनिया ही वो है। अलग दुनिया है, अलग लेवल्स है। जैसे हिमालय पर्वत में हमारे कितने सारे गुरु हैं, कितने सारे महर्षि हैं जो आज भी मेडिटेशन कर रहे हैं। हम उनको देख तो नहीं पाते, लेकिन उनका आभास बहुत बार, बहुत अनेक लोगों को हो जाता है। और इंडिया की तो खासियत ही है भाई, इंडिया में 42 to 46 मॉन्क्स ऐसे हैं जो हज़ारों साल से इस पृथ्वी पर और ख़ास करके इंडिया पर उनकी एनर्जी, उनकी एसेंस इस तरह से समाई हुई है कि अगर हम उनका 1% भी एसेंस जान ले तो समझ लो कि जीवन पूरा सफल हो गया। आप अगर गूगल पे भी जाओगे तो आपको 42 या 46 मॉन्क्स ऑफ इंडिया ऐसा एक पूरा टाइटल मिलेगा, जिसमें परम पूज्य नीम करोली बाबा हैं, श्री चैतन्य गगनगिरी महाराज हैं महाराष्ट्र के, संत तुकाराम हैं, संत ज्ञानेश्वर हैं, महाअवतार बाबा जी हैं। ऐसे बहुत सारे नाम तो उनको मिलेंगे। और ये वो रियल संत हैं, ये वो रियल महामुनि हैं, महर्षि, महामुनि, संत, सेंडेड मास्टर्स। उनको मैं क्या क्या टाइटल दूँ, आई तो डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट। लेकिन अगर तुम कहीं पर ऐसे एनर्जी वॉर्टेक्सेस पे जाओगे तो तुमको पता चलेगा कि वहाँ पर उनकी एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। अभी मैंने भी बीच में एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि रजनीकांत सर हैड गॉन टू सम
place to see the cave and the ashram of महाअवतार बाबा जी। वो नॉर्मली मैं कुछ देखता नहीं हूँ इधर उधर सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेरा काम ही इतना है कि उतना एक्चुअली समय नहीं मिल पाता। लेकिन मुझे लगता है मेरी वाइफ ने दिखाया या किसी और मेरे टीम मेंबर ने दिखाया और मुझे बोला सर आप ये वीडियो देखिए, और उससे मुझे पता चला कि देखो यार यहाँ पर ये भी है। मैंने काफ़ी हिली एरिया है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप टाइप करके देख लीजिए, रजनीकांत सर विजिट्स द केव ऑफ महाअवतार बाबा जी। और यस, रजनीकांत सर ने उनके बुक के बारे में डिस्क्राइब किया है, उनके बुक रीड करने के बारे में उनको क्या अनुभूति हुई, उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ, उसके बारे में भी वीडियो दिया गया है। तो आप सोचिए अभी रजनीकांत सर को कौन नहीं पहचानता, हाँ दुनिया भर में वो फेमस है जी। जब वैसे फेमस, वैसे सफल, वैसे मेहनती इंसान जिनकी रैग्स टू रिचेस की स्टोरी है, जब वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होकर वैसी अनुभूति पा सकते हैं, तो मेरी और आपकी तो बात ही क्या है। ओके, सो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्योंकि गीता में कहा गया कि कर्म ही पूजा है, राइट? और जब कर्म ही पूजा है, जब सारा जो रिजल्ट होगा हमारा वो हमारे कर्म पे ही डिसाइड होगा, तो व्हाई डू वी नीड दिस एंजल थेरेपी? उसमें इसका क्या योगदान होगा? वाओ, नो वन हैज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन अंकित, बट एज आई सेड, मेरा पूरा काम, ये मैंने बार बार छाती ठोक के बोला है, बार बार बोला है, मेरा पूरा काम कर्म पे ही आधारित है। और मैं इसको कार्मिक थेरेपी का नाम देता हूँ। और कार्मिक थेरेपी में मैं जो ग्रिड्स बनाता हूँ उसको मैं नाम देता हूँ दशा, दिशा और कर्म की ग्रिड। दशा, दिशा और कर्म। तो दशा, दिशा और कर्म और कार्मिक थेरेपी को जब मैं एंजल थेरेपी के साथ मिक्स करके यूज़ करता हूँ, तो मुझे एंजल के गाइडलाइन से ये पता चल जाता है कि ये कर्म को कैसे आगे निपटाना है, कैसे पूरा करना है, कैसे क्लोजर करना है। कर्म तो वी हैव टू गो थ्रू इट, उसमें तो कोई ये नहीं, कर्म का तो भुगतान या उसका जो भी क्लोजर है वो करना है, कर्म को चुकाना ही है। और नहीं चुकाते इसलिए तो बार बार आते हैं ना वापस। मेरे काम का बेसिस ही रीइंकार्नेशन थ्योरी है, मेरे काम का बेसिस ही कार्मिक थ्योरी है, और मेरे काम का बेसिस ये है कि इस जन्म में आपने जो भी कर्म अधूरे छोड़े हैं वो पूरे करने के लिए आपको वापस जन्म लेकर आना है। और निरंतर सालों साल, सदियों से आपकी आत्मा जन्म लेते हुए आ रही है, कर्म पूरा करते जा रही है, आ रही है, कर्म पूरा करते जा रही है। फ्रॉम टाइम इममेमोरियल, since the time your soul was formed in source, from that time तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ है। okay. तो तुमने जो प्रश्न किया वो सही है कि जब गीता में कहा गया है कि कर्म चुकाना ही है, तो एंजल थेरेपी का इसमें क्या योगदान है? एंजल थेरेपी का इसमें योगदान यही है कि थोड़ा सा मार्ग इजी कर लेते भाई, गाइडलाइन मिल गई, टाइमलाइन मिल गई, ऑप्शंस मिल गए। जो ऑप्शंस तुमको एस्ट्रोलॉजी में भी मिल रहे हैं, जो तुमको ऑप्शंस और भी कई जगह मिल रहे हैं, न्यूमरोलॉजी में भी मिल रहे हैं, फेंग शुई में भी मिल रहे हैं, जो तुमको ऑप्शंस बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज़ में मिल रहे हैं। अभी कौन सी हीलिंग मोडालिटी तुम्हारे लिए सूटेबल है वो तुमको 3-4 अनुभव के बाद पता चल जाता है। जैसे मेरे लिए ओरिजिनल जो टैरो कार्ड डेक था, मैं कार्ड डेक्स बहुत यूज़ करता हूँ, तो ओरिजिनल जो राइडर वेट का टैरो कार्ड डेक था, उसकी और मेरी एनर्जी नहीं मिल पा रही थी, मैं जेल नहीं कर पा रहा था, उससे मैं रेजोनेट नहीं कर पा रहा था। अब टैरो कार्ड क्या होता है? हाँ, मैं बताता हूँ टैरो कार्ड क्या होता है। तो जैसे वो नहीं हो पा रहा था तो मेरे से वो नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब है कि हर हीलिंग मोडालिटी की, हर हीलिंग मेथड का एक एनर्जी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, और उस फ्रीक्वेंसी की आपकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी के साथ में जोड़ लग गई तो वो आपके लिए काम करती है, नहीं तो फिर आपको दूसरी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी पड़ती है। जैसे आपके गली में या आपके शहर में 15 डॉक्टर्स होंगे जो आपके फैमिली डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक ही आपका फैमिली डॉक्टर होता है, क्योंकि आप लोगों का एनर्जी मैच कर लेता है। तो वैसे ही मोडालिटीज़ का है। तो जैसे अंकित तुमने मुझे टैरो कार्ड डेक के बारे में पूछा, तो टैरो कार्ड डेक्स अलग अलग होते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो राइडर वेट का टैरो कार्ड डेक है वो एक ही है। और अगर अभी कोई भी नए टैरो कार्ड डेक बन रहे हैं या उनका एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, उनमें भी 78 कार्ड्स ही होंगे। और ये जो 78 कार्ड्स हैं उनका डिवीजन होता है, 14 कार्ड्स के 4 सेट होते हैं, 14, 28, 56 और 22 कार्ड, 56 और 22 हो गए 78। कोई भी कार्ड डेक में अगर 78 कार्ड्स हुए तो इट इज़ नोन एज अ टैरो कार्ड डेक। मैं जो यूज़ करता हूँ एंजल थेरेपी में वो एंजल टैरो कार्ड डेक है। एंजल टैरो कार्ड डेक में फिर वापस अलग अलग बहुत सारे हैं। और सिंस तुमने सवाल पूछ ही लिया है
तो बता दूं कि मेरा 15 साल का जो भी कलेक्शन है 170 कार्ड डेक के ऊपर का कलेक्शन है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मुझे मज़ा आता है। वो जैसे वो 170 मेरे फ्रेंड्स हैं और उनके साथ मैं हर न्यू मून, हर फुल मून, हर पूर्णिमा और अमावस्या को उनको लेके बैठ जाता हूँ। 170 कार्ड डेक्स मेरे और मैं और हम लोगों का जो एक एनर्जी का जो न्यू मून और फुल मून का वो जो वातावरण होता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सर, आपने बात करी कार्मिक थेरेपी के बारे में, जिसमें हमारे जो पिछले जन्म में जो हम करने, जो हमारा लिखा होता है कि हम करेंगे और वो हम नहीं कर पाते, तो लेकिन अगर हम कर ही नहीं पाते तो वो लिखा कैसे होता है? इन द सेंस कि जो मुझे करना है वो तो मैं करूँगा ही ना, तो छूट कैसे जाता है कोई चीज़ जो फिर मुझे अगले जन्म में चुकाना होगा उस चीज़ को? छूट इसलिए जाता है कि शायद उस जन्म में तुम इतना पुण्य नहीं लेके आए हो कि वो चीज़ को करने के लिए जो कैपेबिलिटी, एबिलिटी, जो क्वालिटी और जो तुम्हारे में टैलेंट चाहिए था वो उस जन्म में तुमको नहीं दिया होगा, और अगले जन्म में दिया जाएगा क्योंकि उस जन्म के तुम्हारे पुण्य फल कम है। जैसे तुम प्रीवियस लाइफ टाइम में बहुत सक्सेसफुल और ऑनरेबल और रिस्पेक्टफुल बिजनेसमैन बनना चाहते थे, लेकिन उसके पहले की प्रीवियस लाइफ टाइम में तुम ऐसे ज़मींदार थे जिसने लोगों की ज़मीनें ले ली, अंगूठे लगवा लगवा के लोगों को बेघर कर दिया और लोगों को उनके घर से निकाल दिया और अपना राजमहल, अपना शीश महल बना दिया, जैसे मैंने किया था 150 साल पहले की मेरे पास लाइफ रिग्रेशन में आया हुआ है ये। अच्छा, आपकी स्टोरी? यस, आई वॉज अ जमींदार इन कोलकाता और मैंने बहुत कुछ किया है, तो जिसके मैं फल पिछले 30 सालों से मैंने बहुत भुगते हैं, बहुत नुकसान खाए, बहुत ब्याज भरा है, बहुत इंटरेस्ट भरा है, बहुत बैंक्स को EMI दिए हैं मैंने, काफ़ी कुछ हुआ इसके ऊपर, तो कभी किताब लिखनी है। तो वही हुआ ना कि एक लाइफ टाइम का इसमें नहीं हुआ तो थर्ड लाइफ टाइम में, थर्ड का इसमें नहीं हुआ तो फोर्थ में। तो अगर आपको सक्सेसफुल, ऑनरेबल, रिस्पेक्टफुल बिजनेसमैन बनना था और उसके पहले के 2 लाइफ टाइम में आपको वो क्वालिटीज दिए गए थे, लेकिन आपने उसको मिसयूज किया, तो इस जन्म में इवन तो आप 10 बार कोशिश करेंगे, यू विल बिकम अ फेलियर बिजनेसमैन बिकॉज इट इज नॉट मेंट फॉर यू। और आपको वो कर्म को गो थ्रू करके अगेन उसका बैलेंस करके, अवेयरनेस करके, माइंडफुलनेस के साथ में यूनिवर्स को, ईश्वर को, परमात्मा को, अपने गुरु को सरेंडर करना है। हाँ, मैं जान गया हूँ मेरे से गलती हुई और ये गलती इस जन्म की नहीं, ये गलती पिछले कई जन्मों की भी हो सकती है, और अभी जो मेरे में अवेयरनेस आया है मैं इसकी वजह से माफ़ी चाहता हूँ। फॉरगिवनेस इज द की। जानना, सचेत होना, अवेयर। जैसे अवेयर हो गए तो तुम्हारी चेतना जाग जाती है, तुम्हारा कॉन्शियसनेस जाग जाता है। कॉन्शियसनेस जैसे जाग गया तो वापस तुम एनर्जी से कनेक्ट होने लगते हो, और जैसे एनर्जी से कनेक्ट होने लगे तो तुमको मार्ग दिखाई देते कि चल भाई ठीक है, तूने जो भी गलतियाँ की उसका एहसास तुझे हो गया, और अब तू माफ़ी मांगने के बाद जब आगे बढ़ना चाह रहा है तो हम तुझे सपोर्ट करेंगे। हम यानी एनर्जीज, एंटिटीज़, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, ये सब एनर्जी तो है, और कौन है। हाँ। तो उसमें से कोई ना कोई तुमको सपोर्ट करना शुरू करेगा जो तुम्हारे लिए रेजोनेट है। अब जैसे वो सपोर्ट करने लगेंगे तो तुम्हारे पिछले कर्म धुलते जा रहे हैं, क्लोजर होते जा रहे हैं, हिसाब किताब बंद होते जा रहा है, आकाशिक रिकॉर्ड्स तुम्हारे क्लियर होते जा रहे हैं, जो मेरा बहुत ही अच्छा और एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिसके बारे में तुम मुझे बाद में सवाल करोगे, मैं तुमको बता दूंगा। तो तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड्स क्लियर होते जाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्लियर हो गए तो पूर्व जन्मों का बही खाता जो है बंद होने लगता है, बैलेंस होने लगता है, क्लोजर होने लगता है, इनकम का स्टेटमेंट, ऑडिटिंग हो जाती है, राइट, ऑडिटिंग हो जाती है, और फिर वो कट क्लियर डिलीट होते जाते हैं जैसे जैसे टाइम जा रहा है। तो तुम इस जन्म में भी सक्सेसफुल, रिस्पेक्टफुल, ऑनरेबल बिजनेसमैन की राह पर चल सकते हो, लेकिन उसका एहसास होने के लिए, उतनी ठोकर खाने के लिए, उस चीज़ का अनुभव लेने के लिए यू हैव टू गो थ्रू दैट फेज ऑफ लाइफ। और वो फेज ऑफ लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट हुआ, बहुत ही पेन भरा हुआ, विद अ लॉट ऑफ सफरिंग, तो उसको तुम्हारे गुरु कम कर सकते हैं। अच्छा, इसलिए गुरु इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और वेन एवर यू आर रेडी योर गुरु विल कम टू यू। तुमको गुरु तक जाने की कोशिश भी नहीं है, ये मेरा मानना है। इट कैन बी अ डिबेटेबल पॉइंट, पीपल कैन चूज टू डिसएग्री ऑन इट, लेकिन मेरा मानना है जब भी मेरी आत्मा अंदर से रेडी हो रही है, वेन एवर द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। तो जब मैं अंदर से रेडी होते जा रहा हूँ तो मुझे मेरे गुरु का बुलावा आएगा ही आएगा, जैसे मुझे नीम करोली बाबा का बुलावा आया था
और पता नहीं घूमते घूमते नैनीताल, कैचीधाम, जहाँ पर चला गया वहाँ पर और सब हो गया, और जो भी होना था, एक दो सिद्धियाँ उनके पास से जो होनी थी, एक दो जो मिरेकल होने थे जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, एवरीथिंग इज़ पर्सनल, बहुत सारी चीज़ें नहीं डिस्क्राइब करनी चाहिए। योर एक्सपीरियंसेस विथ योर गुरु, योर एक्सपीरियंसेस विथ योर एंजल्स, ये सारी चीज़ें सबको बताने लायक नहीं होती है, बिकॉज ये तुम्हारे पर्सनल अनुभव होते हैं, इसमें तुम्हारी पर्सनल फ्रीक्वेंसी होती है। और ये फ्रीक्वेंसी अगर कोई नेगेटिव लोग उसमें अपनी फ्रीक्वेंसी डाल दे तो तुम्हारा जो तार है, तुम्हारा जो कनेक्शन का जो तार है वो टूट जाता है। अब तुम्हारा सवाल क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन मैं काफ़ी कुछ अपने इसमें एक्सप्लेन करते गया। सही है, अच्छा है। बताइए सर। फिर तो अगर हम इस लाइफ में मान लो फेल होते हैं कहीं पे, तो हम ये कह सकते हैं कि मैंने उसका प्राइस पे कर दिया जो मैंने पिछले जन्म में किया था उसका। तो इस तरह I believe that 100%। अपने फेलियर को हम इस तरह से भी ले सकते हैं, नॉट इन रिग्रेसिव वे कि अरे मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एनर्जेटिक वर्ल्ड में फेलियर सक्सेस तो है नहीं, वो तो इंसानों का बनाया हुआ टर्म्स है ना। लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, वो इंसानों की बनी हुई है जी। अगर आप, आई डोंट नो, इफ यू गो बिहाइंड एंड इफ यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, सिविलाइजेशंस, लैंग्वेज तो पहले था भी नहीं, और पहले ऐसे ऐसे लोग रह चुके हैं, ऐसे ऐसे सिविलाइजेशंस रह चुके हैं जहाँ पर टेलीपैथिकली काम होता था। पीपल कुड कनेक्ट विद देयर थॉट्स। ये तो अभी हम लोग जैसे बोलते हैं, अभी अपने शास्त्रों में भी लिखा है, जैसे कलयुग में भाषाएं वगैरह जो भी इतनी है, उससे हम लोग ओके कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन है उसमें सारे डेफिनेशंस आते हैं, सक्सेस, फेलियर, देन क्या बोलते हैं, फ्लॉप, हिट। These are our abstract thing. These are our definitions of defining our existence. We have to label. Oh, what a miserable failure. Oh my God, what a stupendous success. तो ये हम लोग उसको डेफिनेशन दे रहे हैं। इंसान तो वो भी है, इंसान ये भी है, ये भी मांस हड्डी का बना हुआ है, ये भी मांस हड्डी का बना हुआ है। ठीक है, इसका थोड़ा तारा चमक गया, इसका थोड़ा तारा नीचे हो गया, तो जैसे भी वो बोलते हैं ना, चढ़ते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं। तो वैसे अगर तुम्हारे तारे चमके हुए हैं और तुम्हारा तारा बुलंद है तो तुम सक्सेस हो जाते हो। तो तुम्हारे पीछे 400 और 4000 लोग भागेंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, तुम्हारे फैमिली रिलेशंस, ससुराल वाले तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे और तुमको बहुत अच्छी तरह से मान सम्मान देंगे। लेकिन वही जब तुम्हारा टाइम आ जाता है तो वही लोग दूर हो जाते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, दे आर जस्ट मिररिंग। वो तुमको वो फैक्ट मिरर करवा रहे हैं कि देखो ये लाइफ है। When you are strong, when you are powerful, when you are successful, everything around you is successful. When you are going down, when you are miserable, when you are all alone and crying, everything has already disappeared and it is not there with you. So you are left to clear your own data. मतलब जो हम अपना अराउंड देखते हैं वो हमारे अंदर का रिफ्लेक्शन है। परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। तुम्हारे अंदर जो चेतना है उस समय की, अगर तुम रो रहे हो तो तुमको लगेगा दुनिया में सब दुखी हैं और सब रो रहे हैं। अगर तुम हंस के, नाच के, 2 बियर पी के पार्टी मना रहे हो, 4 विस्की, 4 पैग डाल के, सिगरेट स्मोक करके, जितना भी अपने एक धुन में हो, तो तुमको लगेगा दुनिया वैसी है। अगर तुम मेडिटेशन करके वो लेवल में डीप चले गए और तुमको ट्रांस में हो और सारा तुमको एकदम वो अनुभव हो रहा है, तो तुमको लगेगा दुनिया वैसी है। द वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर सेल्फ, और कुछ नहीं है। तुम्हारी अंदरूनी जो शक्ति है, तुम्हारी अंदरूनी जो फीलिंग है, तुम्हारी अंदरूनी जो एसेंस और एनर्जी और चेतना है, वही तुमको बाहर दिखेगी। अगर तुमको लगता है बार बार कि तुम कहीं पर छल कपट कनिंग कर रहे हो, तुम कोई छोटी मोटी चोरी कर रहे हो, यू आर डीलिंग इन सम वेरी सिंपल अनएथिकल वेज एंड प्रिंसिपल्स, तो यू विल फाइंड दुनिया भी वैसे कर रही है। अच्छा सर, क्या एंजल्स हमारे बारे में केयर करते हैं? 100%। ये कैसा सवाल हुआ? एंजल्स तुम्हारे बारे में केयर तो करेंगे। हाँ, तो मुझे तो वो डायरेक्टली क्यों नहीं बताते कि यू आर हैविंग प्रॉब्लम? और वेरी गुड क्वेश्चन। छोटा बच्चा पानी कब मांगता है? जब उसको प्यास लगती है। हाँ। मम्मी के पास हम जाकर खाना कब मांगते हैं? जब हमें भूख लगती है। हाँ। हम पेट पकड़ के वॉशरूम कब जाना चाहते हैं? जब पेट का वो अड़ जाता है, बॉडी का जब डिमांड होता है कि वॉशरूम जाना है। सो हर रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तुम मांगो और तुम्हें मिलेगा। तुम एक बूत की तरह, एक पुतले की तरह चुपचाप बैठे रहोगे
और तुम एक्सपेक्ट करोगे कि दुनिया आकर तुम्हारी हर नीड और हर विश को फुलफिल करे, तो ये तो पागलपन है, ये तो बेवकूफ़ी है। यू हैव टू गेट अप एंड टॉक, यू हैव टू गेट अप एंड आस्क, यू हैव टू गेट अप एंड कम्युनिकेट। तुमको लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया, भाषा क्यों बनाई गई है पृथ्वी पे? टू कम्युनिकेट। और अगर तुम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, तो उसके ऊपर तुमको काम करना पड़ेगा। जैसे एंजल थेरेपी में हम चक्रों की भी बात करते हैं, तो जिनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है तो वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, जुल्म सहते जाते हैं, पेन, सॉरो, सफरिंग सहते जाते हैं। तो उनको वो सफरिंग का लेसन क्यों आ रहा है? ताकि वो अपने थ्रोट चक्र को खोल के उसके ऊपर काम करके चिल्ला के एक्सप्रेस करे कि बस हो गया, अब मैं जुल्म सहन नहीं करूँगा। वो उनका लाइफ लेसन हो गया। अच्छा, ये ऐसा है, उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है तब वो नहीं, मतलब वो झेलते रहते हैं। जिसका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो वो लव को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, रोमांस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। 3 शादियां हो जाती है तो भी शादी नहीं टिकती है, ना कोई गर्लफ्रेंड मिलती है, ना कोई बॉयफ्रेंड मिलता है, ना किसी से प्यार होता है। दुनिया का पैसा होगा लेकिन प्यार नहीं होगा। आज के टाइम में सबका हार्ट चक्र ब्लॉक है। हार्ट चक्र ब्लॉक है, नहीं सबका नहीं, कट क्लियर डिलीट। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम सब लोगों की बात करें तब हम उनकी फ्रीक्वेंसी अपनी फ्रीक्वेंसी में नहीं लाएं। ओके, तुम्हारा कल बहुत अच्छा सा लव अफेयर, बहुत अच्छा सा प्यार का माहौल चल रहा होगा और तुम बोलोगे कि दुनिया में प्यार तो है ही नहीं, तो वो लाइन तुम्हारे लिए सही हो जाएगी। तो हम उसको क्यों अपनी फ्रीक्वेंसी में लाएं? हाँ, मतलब फिर ये रूमी का जो कोट है कि जो तुम सीख करते हो वो तुम्हें वापस से सीख करते हो। यू, हाँ, क्या है इंग्लिश में इसकी? What you seek is seeking you. What you seek is seeking you, correct. So what you seek? Are you seeking suffering, pain, sorrow? Then it is seeking you. Are you seeking happiness, joy, peaceful harmony? Then it is seeking you. It's all a reflection of your inner mind. Having said that, बहुत सारी फिलॉसफी हो गई। प्रैक्टिकल होके ये बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें कहाँ पर मुंह खोलना है, कहाँ पर मुंह नहीं खोलना है, कहाँ पर डिमांड करना है, कहाँ पर डिमांड। That's awareness. Yes, it's very important. हाँ, we have to be aware about that. Aware about it. जैसे तुम अपने फ्रीक्वेंसी और अपने वाइब्रेशन में क्या लाना चाहते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके सर, आपसे बात करके बहुत कुछ जानने को मिला मुझे। मेरे खुद के एक्सपीरियंस अगर मैं आपको शेयर करूँ तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ एंजल्स और इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन आई एम ट्राइंग टू ओपन अप माई सेल्फ मोर। और आई हैव अ पास्ट कि वेयर आई यूज टू बिलीव इन दीज थिंग्स मोर देन एनीथिंग, लेकिन सर्टेन थिंग्स हैपन और वहाँ पे लगता है कि नहीं यार, it doesn't make sense to believe in something that is very abstract, that you can't contact with, you can't see or something. तो उसके बाद मेरा वो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी हिल गया वहाँ से, फेथ हिल गया राइट। तो लेकिन आई एम ट्राइंग टू ओपन अप माई सेल्फ अगेन उस चीज़ के लिए, और फिर देखते हैं। और यही था। एक बड़ी अच्छी लाइन है यहाँ पर जहाँ पर मैं तुमको बताना चाहूँगा और कंक्लूड करना चाहूँगा। एक इंग्लिश फिल्म आई थी, ऑस्कर विनिंग मूवी, जिसका नाम था द हेल्प करके। ऑस्कर विनिंग मूवी है, अच्छी। बुक भी लिखी, बुक का भी नाम है द हेल्प, उसके ऊपर ही मूवी बनी थी और ऑस्कर के नॉमिनेशंस भी थे। उसमें वो एक जो मेजर कैरेक्टर है, बेटी की माँ का जो कैरेक्टर है, वो एक लाइन लास्ट में यूज़ करती है फिल्म में कि faith and courage has skipped a generation in this family. Courage has skipped a generation in this family. वैसे ही तुम्हारे केस में वैसा भी हो सकता है कि sometimes faith skips certain years in your lifetime. और वो faith तुमको वापस आता ही आता है। और faith और trust, मैं hope की बात नहीं कर रहा हूँ, hope बहुत abstract है। hope यानी hope रखना कि यार अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, वो फेथ नहीं है, right. वो होप है। मैं होप की बात ही नहीं कर रहा हूँ, होप की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी लो है। मैं बात कर रहा हूँ फेथ और ट्रस्ट की। अपने इष्ट में, अपनी एनर्जी में ट्रस्ट रख के, उनमें फेथ रख के तुमको यही कहना है कि कम वॉट मे, आई हैव एंटायर फेथ एंड फुल ट्रस्ट इन यू। जो भी तुम्हारे एंजल है, इष्ट है, जो भी तुमको, जिनको भी मानते हो गुरु है, एंड आई नो दैट यू विल गाइड मी ऑन दिस पाथ समहाउ और द अदर, एंड माई कर्माज विल बी टेकन केयर ऑफ। क्योंकि पहले से अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कर्मा क्लेंजिंग। इतना कर्मा डेवलप हो रहा है, कलयुग है तो इतना कर्मा हो रहा है डेवलप, इतना कर्मा डेवलप हो रहा है। और इवन दो इतनी टेक्नोलॉजी आई है कर्मा को क्लेंजिंग की ईज देने के लिए,
क्योंकि सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो बहुत लोगों का एनलाइटनमेंट भी शुरू हो गया है, अवेयरनेस शुरू हो गया है। तो वो टेक्नोलॉजी को और उस माध्यम से हम हर एक को ये नॉलेज कैसे पहुंचाएं कि तुम अपना कर्मा क्लीन कर सकते हो, तुम अपने कार्मिक डेट्स पूरे कर सकते हो, यही अपना काम होना चाहिए। और तुम लोग तो सब, जो भी आज की यंगर जनरेशन है, जितने भी लोगों के मैं पॉडकास्ट में गया हूँ, इंटरव्यू में गया हूँ, तुम लोग वही तो काम कर रहे हो। यू आर स्प्रेडिंग दैट नॉलेज। और अगर वो नॉलेज को स्प्रेड करने में तुम अच्छा पैसा कमा रहे हो और अपना खर्चा निकाल रहे हो और तुमको एनर्जी एक्सचेंज उसमें मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए? यू आर डूइंग सच गुड वर्क एंड यू हैव टू बी प्राउड ऑफ दैट. So keep on doing the good work and thank you, and I hope to see you once again, and I thank everyone who is watching this podcast. Thank you so much. Angel blessings to all of you.